हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके YouTube कोचिंग सेंटर में। तो आज मैं फिर से आपके सामने ज्योग्राफी का एक नया टॉपिक लेके आई हूँ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना यानी कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो पहली मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लास्ट तक देखें। क्योंकि जितने भी इस टॉपिक से रिलेटेड आपके डाउट्स हैं मैं वो सारे क्लियर करूँगी। और हाँ, हमारे जितने भी नए व्यूअर्स हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ 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 हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, क्योंकि आपका लाइक और शेयर ही कहीं ना कहीं हमारे लिए मोटिवेशन है। तो प्लीज़ एक्सेप्ट माय रिक्वेस्ट। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, हाँ, हमें ये पता है कि पृथ्वी वो ग्रह है जहाँ पे जीवन है, यानी कि सिर्फ पृथ्वी ऐसा ग्रह है जहाँ पे जीवन संभव है, हम रहते हैं। तो हमें कभी सोचा नहीं है कि हम तो रहते हैं, इसके नीचे क्या होगा, ये खोखली है पृथ्वी, कैसी है। तो जहाँ हम रहते हैं एटलीस्ट उसके बारे में तो हमें पता होना चाहिए ना कि मतलब क्या है हमारे आसपास। तो मैं आज इसी से रिलेटेड आपको बताने वाली हूँ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, यानी कि जो हमारी पृथ्वी है उसका इंटीरियर कैसा है, मतलब उसका इंटीरियर स्ट्रक्चर किस तरह से है, अंदर पानी है, ठोस है, क्या है, इसके बारे में हम जानते हैं। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना संबंधी जो स्रोत हैं उनको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, अप्रत्यक्ष स्रोत और प्रत्यक्ष स्रोत। अप्रत्यक्ष स्रोत मतलब कि जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, जो सिर्फ महसूस किए जाते हैं, और प्रत्यक्ष स्रोत मतलब वो जो हम देख सकते हैं, देख के जान सकते हैं। तो पहले बात करते हैं अप्रत्यक्ष स्रोत की। इसमें हमारा पहला है पॉइंट ताप, यानी कि टेम्परेचर। जब हम देखते हैं कि हम अपनी पृथ्वी से अंदर की तरफ जाते हैं तो तापमान जो है वो बढ़ता है, यानी कि 100 किलोमीटर की गहराई तक जाने पे 12 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर है वो हर 1 किलोमीटर पे इंक्रीज़ होता है। लेकिन जब हम वही 300 किलोमीटर 100 किलोमीटर की डेप्थ तक हम जब जाएंगे तो जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ होता है लगभग 12 डिग्री सेंटीग्रेड तक। लेकिन ये जो रेट ऑफ इंक्रीज़ है जो टेम्परेचर का, वो 300 किलोमीटर तक जाते जाते बहुत कम हो जाता है। यानी कि जब हम 300 किलोमीटर तक जाते हैं तो यहाँ से यहाँ के बीच में पर किलोमीटर जो टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है वो होता है 2 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जब हम 300 किलोमीटर से भी नीचे जाते हैं तो जो ग्रोथ रेट है टेम्परेचर की वो और भी कम हो जाती है। यानी कि इसके पहले थी 12 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पे आए तो 2 डिग्री, इसके नीचे आते ही ये हो जाती है 1 डिग्री। तो मतलब इससे हमें ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं जो पृथ्वी जो है हमारी, जो उसका इंटीरियर है, अर्थ का जो इंटरनल है, तो उसमें उसके पार्ट्स कहीं ना कहीं बहुत अलग तरीके से हैं, मतलब अलग तरीके की चट्टानों से बने हैं, उनका स्ट्रक्चर अलग अलग है, तभी तो इस तरीके से चेंजेस हो रहे हैं। तो एक ये हमें मिलता है कि मतलब पृथ्वी की आंतरिक संरचना मतलब अंदर काफ़ी अलग अलग है। उसके बाद हम देखते हैं दबाव। दबाव क्या है कि जब ऊपर से भारी चट्टानें बढ़ती हैं तो दबाव बढ़ता है, जिससे चट्टानों का घनत्व बढ़ता है। तो एक ये टॉपिक था, लेकिन जनरली देखा गया कि नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दबाव बढ़ रहा है तो उसका स्ट्रक्चर चेंज हो, क्योंकि क्या होता है कि बहुत हर किसी की एक लिमिट होती है ना किसी भी चीज़ को बर्दाश्त करने की। तो मतलब हर एक चट्टान का अलग अलग है, जो प्रेशर जितना वो ले सकते हैं वो अलग अलग है। तो इसमें क्या हुआ कि हाँ, ये पता चला कि नहीं, जो अंदर की हमारी चट्टानें हैं उनका दबाव मतलब उनका जो स्ट्रक्चर है वो भारी पदार्थों से हुआ है, उनके जो मटेरियल हैं वो बहुत हाई वेटेड है, इस वजह से उनका दबाव ज़्यादा है। ये एकदम रिलेट करता है इस पॉइंट से घनत्व, जो डेंसिटी है हमारे अर्थ की। मतलब हम देखते हैं कि जो अर्थ को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो ऊपर के पार्ट
की जो डेंसिटी है वो 3.0 है। उसके बाद का जो हमारा मेंटल है यानी कि जो मिडल पार्ट है अर्थ का, वहाँ की डेंसिटी हम देखते हैं कि 5.5 है। और जो इनर पार्ट है, जो लास्ट पार्ट है हमारी अर्थ का, वहाँ पे हम जाके देखते हैं कि जो ये डेंसिटी है वो बढ़ के हो जाती है 11 से 13.5 सेंटीमीटर क्यूब। तो मतलब ये देखा जाता है कि कहीं ना कहीं चट्टानों का ऊपर से ऐसे प्रेशर पड़ता है, तो जो डेंसिटी है वो बहुत डिफरेंटिएट है नीचे। तो इस तरीके से ये जो 3 हमारे पॉइंट्स हैं यानी कि टेम्परेचर, प्रेशर और डेंसिटी, ये कहीं ना कहीं हमें ये बताते हैं कि जो हमारे अर्थ का इंटीरियर है वो बहुत ही डिफरेंट है, मतलब अलग अलग तरीके का है। अब आते हैं हम प्रत्यक्ष स्रोत की तरफ। प्रत्यक्ष स्रोत में हमारा पहला पॉइंट है ज्वालामुखी यानी कि वोल्केनोज। ज्वालामुखी कहीं पे आते हैं तो हमने ये सुना है और प्रीवियस अपनी क्लासेस में हमने पढ़ा भी है कि क्या निकलता है, पृथ्वी से लावा निकलता है। यही होता है ना कि लावा निकलता है, यानी कि हमारी पृथ्वी के अंदर ऐसा कहीं तो कुछ है ना कि जिससे वो लिक्विड जैसा मतलब प्लास्टिक टाइप कुछ निकल रहा है, यानी कि हमारे अर्थ में अंदर स्ट्रक्चर उसका डिफरेंट है, कहीं ना कहीं वो तरल अवस्था में है। तो ये एक प्रत्यक्ष स्रोत है कि हाँ, हमारे अर्थ का जो स्ट्रक्चर है, इंटीरियर स्ट्रक्चर है, वो डिफरेंट है। उल्का पिंड, हमने लास्ट प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था उल्का पिंड के बारे में। उल्का पिंड जो है कि हमारे ग्रहों से ही अलग हुए चट्टानी पिंड होते हैं जो कि हमारी अर्थ को ही रोटेट करते हैं, अर्थ का ही रिवॉल्यूशन करते हैं, सॉरी। तो जब ये कभी क्या होता है कि पृथ्वी की जो ग्रेविटी है उससे इतनी पास आके पृथ्वी की कक्षा में उससे पास आके और आके टकरा जाते हैं पृथ्वी से, फिर इससे क्या होता है कि जो उल्का पिंड हैं उनका जो बाहरी परत है वो नष्ट हो जाता है, जिससे हमें जो उसका अंदर का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो इससे ये पता चलता है कि ये कहीं ना कहीं अगर ग्रहों से अलग हुए हैं तो इनका जो स्ट्रक्चर है वही कहीं ना कहीं हमारी अर्थ का भी स्ट्रक्चर होगा, इंटीरियर। तो ये भी एक साक्ष्य है, एक हम कह लें कि एक हमारे लिए एग्जाम्पल है कि किस तरह का हमारा इंटीरियर ऑफ द अर्थ है। और हमारा इसमें तीसरा जो हमारा आज का मेन पॉइंट है, भूकंप यानी कि अर्थक्वेक। भूकंप सबसे बड़ा एक हम कह लें कि सोर्स ऑफ है, इसका सोर्स है कि कैसा हमारी अर्थ की इंटीरियर है, किस तरह की है। क्योंकि जब कहीं पे भूकंप आता है, जो वेव्स होती हैं, जो अर्थक्वेक की वेव्स होती हैं, उनके बारे में जब हमें जब जानकारी पता चलती है तो ये देखा जाता है कि इनका जो मतलब हर किसी का अपना अपना अलग क्वालिटी है, हर किसी की, चाहे वो कोई पर्सन हो, कोई भी, मतलब सबकी अलग अलग क्वालिटी होती है। इसी तरह इन वेव्स की क्वालिटी होती है कि ये कि कहीं पे मूव करती हैं और कहीं पे मूव नहीं करती हैं। यानी कि जब हम इनके बारे में देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि ये पृथ्वी के आंतरिक भाग में कहीं पे तो पहुंचती हैं लेकिन किसी किसी भाग में नहीं पहुंच पाती हैं। यानी कि इससे ये पता चलता है कि पृथ्वी की जो हमारी आंतरिक संरचना है वो कहीं ना कहीं अलग अलग है। तो ये है हमारे पॉइंट्स कि हम किस तरह से अपनी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जान सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं पहले भूकंप की, जान लेते हैं भूकंप के बारे में, क्योंकि अगर हम उससे रिलेट करके और फिर इंटीरियर ऑफ द अर्थ को समझेंगे तो हम ज़्यादा क्लियरली चीज़ों को समझ पाएंगे। तो जो हमारी अर्थक्वेक की जो वेव्स होती हैं, भूकंप की जो हमारी लहरें हैं, उनको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहली तो होती हैं बॉडी वेव्स और दूसरी होती हैं सरफेस वेव्स। तो देखिए, बॉडी वेव्स मतलब भूगर्भीय तरंगे और सरफेस वेव्स मतलब सतही तरंगे या धरातलीय तरंगे। तो बॉडी वेव्स में है हमारी P और S, यानी कि P वेव्स और S वेव्स।
अब इनका किस तरह की क्या इनकी क्वालिटी है वो हम देखते हैं। जो पी वेव्स हैं यानी कि पी प्राइमरी या प्राथमिक तरंगे या इनको हम कहते हैं अनुदैर्ध्य तरंगे, तो ये जो है ध्वनि तरंगों की तरह व्यवहार करती हैं। मतलब ये किसी भी मीडियम से होके गुजरती हैं, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो और गैस हो, मतलब वो कहीं से भी गुजर जाती हैं। जो एस वेव्स हैं वो सेकेंडरी वेव्स, एस फॉर सेकेंडरी या द्वितीय तरंगे हम बोल लें, तो ये जो है एक तो ये अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं यानी कि लैटिट्यूडनल वेव्स भी बोलते हैं इनको हम, और ये प्रकाश तरंगों की तरह बिहेव करती हैं, यानी कि ये ठोस और गैस से तो गुजरती हैं, लेकिन जब ये लिक्विड स्टेट में आती हैं तो ये मतलब अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं। तो वहाँ हम देखते हैं कि अगर कहीं पे तरल माध्यम है तो ये वहाँ पे जो एस वेव्स हैं वहाँ से वो गायब हो जाएंगी, हमें मिलेंगी ही नहीं। तो जनरली क्या किया जाता है कि इसी आधार पे हम ये पृथ्वी के इंटीरियर को समझते हैं। अब देखिए मैं आपको बताती हूँ कि मान लीजिए ये पी वेव्स की मतलब चलने की जो डायरेक्शन है वो ये है। तो जो इसके कण होते हैं, जो इसके एटम्स होते हैं, वो इस तरह से मूव करते हैं, इस तरह। मतलब वो तरंग की दिशा में ही उनका संचरण होता है या उनकी मूवमेंट होती है। तो ये तरंगे इतनी तीव्र होती हैं कि इनसे बहुत नुकसान नहीं होता। और ये तरंगों की खासियत होती है, ये किसी भी तरंग की खासियत है कि जब किसी भी चट्टान का या पदार्थ का जब घनत्व बढ़ जाता है, जब उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है, तो जो इनकी गति है, इनका जो रेट ऑफ मोशन है वो भी बहुत तेज़ हो जाता है, वो उसी तरह से बढ़ता है। जो एस वेव्स हैं इनके जो कण होते हैं, ये हमने माना कि तरंग के चलने की दिशा है, तो जो इसके कण हैं उनकी मूवमेंट कुछ इस तरह से होती है। मतलब ये कुछ हानि पहुंचाते हैं, लेकिन ये तो हमने समझा पी वेव्स और एस वेव्स के बारे में कि ये ध्वनि तरंगों की तरह बिहेव करती हैं और ये प्रकाश तरंगों की तरह या लाइट वेव्स की तरह बिहेव करती हैं। मतलब ये लिक्विड फॉर्म में जाती हैं तो ये गायब हो जाती हैं, हम इनको मेज़र नहीं कर सकते, हम वहाँ से ये विलुप्त हो जाती हैं। जो सरफेस वेव है, सरफेस वेव मतलब सतही तरंगे, तो एक हमारे वैज्ञानिक थे HD लव, उन्होंने ही इस वेव का मतलब नामकरण किया था। तो इसको हम एल वेव्स बोलते हैं, एल वेव्स या लव वेव्स। तो जो हमारे अर्थ पे हम जितना भी नुकसान देखते हैं अर्थक्वेक की वजह से, वो सारा ये एल वेव्स के ही कारण होता है, क्योंकि जो ये इनकी गति एक तो सबसे कम होती है। इनमें सबसे जो फास्टेस्ट वेव हम बोलें तो पी वेव्स हैं, उसके बाद ये एस वेव्स हैं, और ये सबसे स्लो मोशन में चलती हैं और सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। क्योंकि जो इसके आप जनरली सोच सकते हैं कि एक आया और तेज़ी से चला गया, वो क्या नुकसान पहुंचाएगा, और एक आएगा और धीरे धीरे इस तरह से मूव करेगा। तो जो हमारी अर्थ की जो प्लेट्स हैं, मतलब ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, प्लेट विवर्तनिकी या प्लेट टेक्टोनिक्स, मतलब किस तरह से प्लेटें जुड़ी हुई हैं। तो जब वेव्स उनके बीच में से क्रॉस करेगी उनकी, तो जब वो इस तरह से मूव करेगी तो वो कहीं ना कहीं वो नुकसान पहुंचाएगी और ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगी। तो जो एल वेव्स हैं उनकी क्वालिटी यही होती है कि ये कुछ इस तरह से इनके जो एटम्स है वो इस तरह से मूव करते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। तो ये था वेव्स के बारे में। अब हम ये देखते हैं कि किस तरह से वेव हमारे इंटीरियर ऑफ द अर्थ को डिफ़ाइन करती हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। तो पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि सबसे पहले क्या हुआ था कि रासायनिक संगठन के आधार पे हमारे एक वैज्ञानिक थे एडवर्ड स्वेस,
एडवर्ड स्वेस। तो इन्होंने बताया कि जो हमारी पृथ्वी है वो 3 परतों से बनी हुई है, मतलब उसके अंदर 3 तरह की परतें पाई जाती हैं जो कि अलग अलग पदार्थों से बनी हुई है, जिस कारण उनके घनत्व भी अलग अलग है। तो इन्होंने जो पहली हमारी परत बताई थी सियाल, दूसरी हमारी परत बताई थी इन्होंने सिमा, और जो तीसरी परत का इन्होंने किया था वो थी निफे। तो सियाल यानी कि वो परत जहाँ पे मतलब हम रहते हैं, यानी कि जो लिथोस्फीयर है हमारा स्थल मंडल। तो इन्होंने बताया कि जो हमारी ये ऊपर की परत है ये है 2 पदार्थों से मिलके बनी हुई है। सियाल यानी कि Si जो है वो सिलिका और एल्यूमिनियम, सिलिका और एल्यूमिनियम से इन्होंने बताया कि ये जो हमारे पृथ्वी की ऊपरी परत है वो सिलिका और एल्यूमिनियम से बनी हुई है, और जो इसके नीचे वाली परत है वो है सिमा, यानी कि वो सिलिका और मैग्नीशियम से बनी हुई है। और जो तीसरी हमारी लास्ट जो सबसे अंतरतम है पृथ्वी का जो सबसे लास्ट है वो है निफे, यानी कि निकल और फेरस। तो मतलब इन 2 पदार्थों से इन्होंने मतलब इन इतने पदार्थों से मिलके हमारी जो पृथ्वी है उसकी संरचना हुई है, और इन्होंने 3 पार्ट्स में उसको डिवाइड कर दिया कि सियाल, सिमा और निफे। फिर भूकंपीय आधार पे हमारी पृथ्वी को फिर से 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, जिसमें कि पहला पार्ट था लिथोस्फीयर, दूसरा पार्ट था पायरोस्फीयर, और जो लास्ट पार्ट था बैरिस्फीयर। भूकंपीय आधार पे हमने फिर से पृथ्वी को कितने भागों में विभाजित किया? 3 में, लिथोस्फीयर, पायरोस्फीयर और बैरिस्फीयर। तो ये तो हमारे थे, लेकिन पता ही है कि जब तक उसके बारे में हम बिल्कुल क्लियरिफाई नहीं हो जाते हैं, रिसर्च चलते रहते हैं। फिर इसके बाद क्या हुआ कि IUGG यानी कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स, इन्होंने फिर से हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में एक बार बताया, और वो आज के समय में मानक है, यानी कि उसको ही जनरली अब माना जाता है। IUGG यानी कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स। तो इन्होंने फिर से हमारी पृथ्वी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, यानी कि क्रस्ट, जो ऊपरी भाग है सबसे ऊपरी या जिस पे हम रहते हैं कह लें, क्रस्ट यानी कि भूपर्पटी। दूसरा है हमारा मेंटल, मेंटल को ही बोलते हैं प्रवार, और तीसरा है कोर या क्रोट। तो इस संगठन ने हमें ये बताया कि जो हमारी पृथ्वी है वो 3 परतों से मिलके बनी है, यानी कि जैसे हम देखें ओनियन, देखते हैं कि हम उसका छिलका निकलता जाता है, तो कुछ इस तरीके से ही है हमारी पृथ्वी कि वो भी कई परतों से मिलके बनी हुई है। तो जो पहली परत है हमारी क्रस्ट यानी कि भूपर्पटी, ये जिस पे हम रहते हैं, इसकी गहराई मतलब 0 किलोमीटर, हम माने कि 0 किलोमीटर जो अभी हैं हम, वहाँ से 30 किलोमीटर तक जनरली माना जाता है, लेकिन ये कहीं कहीं पर इसकी गहराई काफ़ी ज़्यादा होती है और 700 किलोमीटर तक भी मान लेते हैं। तो हम देखते हैं कि मतलब ये जो हमारी क्रस्ट है इसकी थिकनेस अलग अलग होती है। जो हमारे महाद्वीपीय भाग हैं, यानी कि जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं, हमारे कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? हमारे पास 7 टोटल कॉन्टिनेंट्स हैं,
तो ये सब क्या है, यहाँ पे जो भूपर्पटी है यानी कि जो क्रस्ट है, इसकी जो डेप्थ होती है वो होती है 30 किलोमीटर। इसके बाद जो हमारे और ये है मेन पॉइंट कि ये किससे बना होता है, ग्रेनाइट से। यानी कि जो ये हमारा भूपर्पटी का जो ये वाला पार्ट है, जो हमारे कॉन्टिनेंट्स के, हमारे महाद्वीप हैं जिस पे, वो किससे बना हुआ है, ग्रेनाइट से। उसके बाद हम देखते हैं एक जो हमारे महासागर हैं यानी कि ओशंस, हमारे जितने भी महासागरीय भाग हैं वहाँ पे जो ये क्रस्ट की जो डेप्थ होती है, इसकी जो गहराई होती है, वो महाद्वीपीय भागों से कम होती है। यानी कि महासागरों में ये लगभग 5 किलोमीटर तक ही होती है, और ये महासागरीय जो भाग हैं वो बने होते हैं बेसाल्ट से। अब हम ये देखते हैं कि जो हमारे पर्वत हैं वो उनके नीचे ये जो क्रस्ट है वो बहुत ज़्यादा डेप्थ तक है। यानी कि उनके नीचे इसकी गहराई सबसे ज़्यादा महाद्वीपों, महासागरों से भी ज़्यादा पर्वतों के नीचे है, और वहाँ पे इसकी गहराई है 70 किलोमीटर तक। तो जनरली हम देखते हैं कि ये कहीं ना कहीं हर जगह वेरी कर रहा है, मतलब हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते ना कि नहीं इसकी इतनी डेप्थ है। हम देख रहे हैं कि महाद्वीपों के नीचे ये सिर्फ 30 किलोमीटर तक है, महासागरों में सिर्फ 5 किलोमीटर, और पर्वतों के नीचे ये 70 किलोमीटर तक है। तो इस तरीके से जो ये हमारी क्रस्ट है उसका विस्तार कुछ ये है। और जनरली ये है कि जो हमारी क्रस्ट है वो ब्रिटल है, यानी कि भंगुर है, मतलब उसको मार के तोड़ा जा सकता है, जो कि आप देखते ही हैं जगह जगह खुदाइयाँ होती हैं, मतलब रिसर्च होते हैं, तो ये सब स्थलमंडल पे ही तो हो रहे हैं। तो ये था क्रस्ट के बारे में। अब जो हमारी क्रस्ट, जो अपर क्रस्ट है, मतलब ये है सपोज दैट, तो ये जो अपर क्रस्ट है और ये लोअर क्रस्ट। तो जो अपर क्रस्ट है इसकी जो डेंसिटी होती है वो होती है 2.9, और जो हमारी लोअर क्रस्ट है वहाँ पे डेंसिटी हो जाती है 3.3। अब हम देखते हैं कि इसके बीच में एक डिसकॉन्टिन्यूटी होती है। डिसकॉन्टिन्यूटी मतलब क्या, देखिए, क्योंकि हमें पता है कि हमारी अर्थ मूव कर रही है, अब क्योंकि इसके नीचे जो लेयर्स हैं वो अलग अलग हैं, तो ज़रूरी तो नहीं कि सबका जो रेट ऑफ मूवमेंट है, जो गति की जो दर है वो सबकी सेम हो, नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो जो इनके बीच में असंबद्धता आ जाती है उसे ही हम बोलते हैं डिसकॉन्टिन्यूटी, मतलब जो डिफरेंस आ जाता है उसको ही हम बोलते हैं डिसकॉन्टिन्यूटी। और देखते हैं हम कि जो ये अपर क्रस्ट है और लोअर क्रस्ट है इसके बीच में लगभग 11 किलोमीटर की गहराई पे, जो मैंने आपको भी बताया कि डिसकॉन्टिन्यूटी, तो वो होती है कॉनरैड डिसकॉन्टिन्यूटी। अब हम आते हैं मेंटल की तरफ। ये मतलब 30 किलोमीटर से 700 किलोमीटर तक जनरली बोला जाता है कि हमारा अपर मेंटल है, और 700 से 2900 किलोमीटर तक हमारा लोअर मेंटल है। मतलब ये मेंटल है हमारा यहाँ 30 से लेके 2900 किलोमीटर तक, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे लगभग 100 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक जो हमारी वेव्स हैं, अर्थक्वेक की जो वेव्स हैं उनकी गति धीमी पड़ जाती है। वैसे तो ये होता है 400 किलोमीटर तक। जो ये पी वेव्स हैं ये मतलब ऊपरी क्रस्ट में इनकी जो गति होती है वो लगभग होती है 6.7 किलोमीटर पर सेकेंड। उसके बाद जब निचले क्रस्ट में आते हैं तो इनकी गति बढ़ के हो जाती है 6.9 किलोमीटर पर सेकेंड। लेकिन जब हम देखते हैं कि ये ऊपरी मेंटल यानी कि जो क्रस्ट का आधार है, जो क्रस्ट का निचला भाग है और मेंटल का ऊपरी भाग है, वहाँ पे जब देखते हैं कि ये वेव्स आती हैं तो इनकी गति बढ़ के 7.9 से 8.1 किलोमीटर पर सेकेंड तक हो जाती है।
तो इससे हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे आखिर ऐसा कुछ तो है जिसकी वजह से अचानक से इनके जो मतलब इनकी स्पीड है वो इतनी तेज़ हो गई है। तो 1909 में एक हमारे वैज्ञानिक थे मोहो रिविविक, तो उन्होंने ही इस डिसकॉन्टिन्यूटी जो मैंने बताया असंबद्धता उसके बारे में बताया कि यहाँ पे एक असंबद्धता है जिसको उन्हीं के नाम पे नामकरण जिसका कर दिया गया मोहो असंबद्धता या मोहोरोविकिक असंबद्धता, मोहोरोविकिक असंबद्धता या मोहो डिसकॉन्टिन्यूटी। अब फिर हम देखते हैं कि जो यहाँ क्रस्ट के निचले भाग में जो मेंटल का ऊपरी भाग था वहाँ पे जो भूकंपीय लहरों की गति जो 7.9 से 8.1 किलोमीटर तक हो गई थी, वो फिर थोड़ी दूरी पे आते आते उसकी जो गति है वो कम हो जा रही है, यानी कि वो कहीं ना कहीं 7.8 किलोमीटर तक हो जा रही है। तो यहाँ पे ये पता चला कि 100 से 200 किलोमीटर का जो भाग है हमारा, ये कहीं ना कहीं कुछ मतलब हल्का फुल्का, पूरा नहीं कह सकते हैं, हल्का फुल्का तरल अवस्था में। इस भाग को ही हम बोलते हैं एस्थेनोस्फीयर। मैं इसको रफ कर देती हूँ। यही जो हमारा भाग है ये बोला जाता है एस्थेनोस्फीयर। यानी कि दुर्बलता मंडल। अब हम देखते हैं कि जो हमारी भूपर पट्टी है वो इस एस्थेनोस्फीयर पे ऐसे तैर रही है। तो ये जो हमारा एस्थेनोस्फीयर है इसमें ही मैग्मा चैम्बर होता है। मैग्मा चैम्बर, जहाँ से जब ज्वालामुखी कहीं पे आते हैं तो यहीं से जो है कि जो भी लावा और जितने भी पदार्थ निकलते हैं हमारे ज्वालामुखी में वो इस मैग्मा चैम्बर में से ही निकलते हैं। तो अब हम जनरली देखते हैं कि जो ये हमारा पृथ्वी मेंटल का जो ऊपरी भाग है और क्रस्ट का आधारी, तो इन सबको हम मिला के क्या बोलते हैं, हमारी क्रस्ट बोलते हैं। अब उसके बाद हम आते हैं लोअर मेंटल में। तो लोअर मेंटल का जो है विस्तार है वो 700 से 2900 किलोमीटर तक है। अच्छा, ये जो हमारा दुर्बलता मंडल है, क्योंकि मैंने बताया कि जो यहाँ पे हमारी पी वेव्स हैं या जो हमारी भूकंपी तरंगे, हम जनरली पी वेव्स की ही बात कर रहे हैं, तो जो पी वेव्स हैं उनकी गति कम हो जाती है। तो इसको हम जोन ऑफ लो वेलोसिटी भी कहते हैं, जोन ऑफ लो वेलोसिटी, या फिर निम्न गति का क्षेत्र। क्योंकि यहाँ पे आने के बाद क्या होता है, हमारी जो पी तरंगे हैं उनकी गति कमज़ोर पड़ जाती है थोड़ी सी। निम्न गति का मंडल। अब इसके बाद हम आते हैं, ये है हमारा, और एक चीज़ मिसिंग रह गई है। देखिए, मैंने आपको बताया कि जो क्रस्ट में 0 से जो 11 किलोमीटर के बीच में कॉनरैड डिस्कॉन्टिन्यूटी मिलती है, और यहाँ पे निचले क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच में फिर से एक डिस्कॉन्टिन्यूटी मिलती है। वो कौन सी है, मोहोरोविकिक डिस्कॉन्टिन्यूटी। उसके बाद हम फिर से नीचे आते हैं, तो यहाँ पे अपर मेंटल और लोअर मेंटल, यानी कि यहाँ पे हमारा अपर मेंटल ख़त्म हो रहा है और लोअर मेंटल ये स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे फिर से एक डिस्कॉन्टिन्यूटी हमें मिलती है। इसको हम बोलते हैं रैपेटी डिस्कॉन्टिन्यूटी।
अब हम ये देखते हैं इसके बाद लोअर मेंटल जो कि 2900 किलोमीटर तक जिसका विस्तार है। उसके बाद से हमारा क्या स्टार्ट होता है, कोर, यानी कि जो पृथ्वी का सबसे इनर पार्ट है, सबसे अंतरतम जो पार्ट है वो स्टार्ट होता है। तो 2900 से हमारा आउटर कोर स्टार्ट होता है, मतलब जो क्रोड है उसका बाहरी पार्ट स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं पहले तो कि जो डेंसिटी है वो बढ़ जाती है, यानी कि वो लगभग 10 हो जाती है। और जब हम भूकंपी तरंगों के माध्यम से देखते हैं तो क्या होता है कि जो एस वेव्स हैं, ये पता चलता है कि एस वेव्स इस पोर्शन में आती ही नहीं है, मतलब यहाँ से वो विलुप्त हो जाती हैं इस आउटर कोर से। यानी कि वो एक तो प्रकाश तरंगों की तरह बिहेव करती हैं, और उनकी क्या है क्वालिटी, उनके साथ ये है कि वो तरल माध्यम से नहीं गुजर सकती हैं, मतलब वहाँ पे वो मूव ही नहीं करेंगी। यानी कि इस बात से ये क्लियर होता है कि जो हमारा आउटर कोर है, यानी कि ये 2900 किलोमीटर से 5150 किलोमीटर तक का क्षेत्र, वो कहीं ना कहीं तरल अवस्था में है, लिक्विड स्टेट में है। इस वजह से जो एस वेव्स हैं वो यहाँ से विलुप्त हो जाती हैं, लेकिन फिर वही एस वेव्स हमारे इनर कोर में हमें वापस मिलती हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो आउटर कोर है ये है लिक्विड फॉर्म में। और इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो 5150 से 6371 किलोमीटर तक का जो पोर्शन है वो है इनर कोर, और यहाँ पे घनत्व भी बढ़ के हो जाता है 13.5 से 13.5 टू 13.6। अब देखा जाता है कि एक बात और हमें क्लियर होती है कि हमारी पृथ्वी की त्रिज्या क्या है। हमारी पृथ्वी की त्रिज्या है 6371 किलोमीटर। फिर हम देखते हैं कि जो हमारी पी वेव्स हैं, जैसे मैंने आपको ये तो बताया कि एस वेव्स यहाँ से गायब हो जाती हैं, तो ये है कि हाँ, ये जो हमारा आउटर कोर है ये लिक्विड स्टेट में ही होना चाहिए। और जो पी वेव्स हैं वो यहाँ पे जब आती हैं तो उनकी जो गति है वो हो जाती है लगभग 13.6 किलोमीटर पर सेकेंड। तो इससे हमें फिर से एक डिसकॉन्टिन्यूटी का यहाँ पे पता चलता है, यानी कि जो लोअर मेंटल का जो बेस है और ये आउटर कोर का जो हमारा अपर पोर्शन है, यहाँ पे फिर से एक डिसकॉन्टिन्यूटी हमें मिल रही है। इस डिसकॉन्टिन्यूटी को हम बोलते हैं गुटेनबर्ग विजार्ड डिसकॉन्टिन्यूटी। और फिर इस पोर्शन से तो तरंगे गायब हो जाती हैं और पी तरंगे भी कुछ अपवर्तित सी हो जाती हैं। और इसके बाद हम जो इनर कोर है हमारा, यहाँ पे फिर से पी वेव्स जो हैं उनकी गति फिर से बढ़ जाती है और बहुत ज़्यादा, खैर यहाँ पे जिस तरह से 13.6 हो जाती है, यहाँ पे 11.23 ही रहती है, 11.23 किलोमीटर पर सेकेंड रहती है। यानी कि ये हमारा पोर्शन फिर से ठोस में है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं फिर से एक डिसकॉन्टिन्यूटी हमें मिल रही है। यानी कि जो आउटर कोर था यहाँ से तो पी वेव्स जो है कि रिफ्रैक्ट कर गई, लेकिन यहाँ पे आने के बाद फिर से जो है कि इनकी गति हमें फिर से, इनका वेग इतना मिलता है कि 11.23 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से फिर से ये चल रही हैं। तो यहाँ जो डिसकॉन्टिन्यूटी मिलती है ये है लेहमैन डिसकॉन्टिन्यूटी, क्योंकि लेहमैन नाम के ही वैज्ञानिक ने इसके बारे में हमें बताया था, तो उनके ही नाम पे इसका भी नाम है लेहमैन डिसकॉन्टिन्यूटी। तो ये था कि वेव्स के आधार पे हम कैसे जानते हैं कि हमारा इंटीरियर ऑफ द अर्थ कैसा है। तो ये हमने देखा कि यहाँ पे कॉनराड डिसकॉन्टिन्यूटी है, यहाँ पे हमारी मोहो, ये इरेज हो गया, मोहो डिसकॉन्टिन्यूटी है, फिर यहाँ पे रैपेटी, फिर यहाँ गुटेनबर्ग विजार्ड डिसकॉन्टिन्यूटी, और यहाँ आके लेहमैन डिसकॉन्टिन्यूटी है। तो इस तरीके से हमने जाना कि कहाँ पे
किस तरह से हमारी जो अर्थक्वेक की जो वेव्स हैं वो मूव करती हैं और किस तरह से चेंजेस होते हैं हमारी अर्थ के अंदर भी, कहीं पे लिक्विड है तो कहीं पे सॉलिड है। अब हम देखते हैं थोड़ा, हम सिस्मिक वेव्स या जो भूकंपीय तरंगे हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं कि इनकी दो क्वालिटी होती है। जैसे मैंने आपको भी यहाँ पे बताया कि एस वेव्स यहाँ से गायब हो जाती हैं, यानी कि इनकी दो क्वालिटी होती है। एक होती है रिफ्लेक्शन या फिर परावर्तन कह लें, और दूसरा होता है रिफ्रैक्शन या अपवर्तन। मतलब या तो ये जो वेव्स हैं वो रिफ्लेक्ट कर जाती हैं या फिर रिफ्रैक्ट कर जाती हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी यहीं पे बताया कि एस वेव्स यहाँ से क्या कर जाती हैं, रिफ्लेक्ट कर जाती हैं, मतलब परावर्तित हो जाती हैं। परावर्तन का मतलब जिस मीडियम से आए उसी मीडियम में वापस चले जाना। तो ये है एक, ये क्वालिटी है वेव्स की। दूसरी मैंने बताया रिफ्रैक्शन, जो मैंने आपको फिर अभी बताया था इसके पहले कि जो पी वेव्स हैं उनकी जो स्पीड होती है वो यहाँ पे आके अचानक से बढ़ जाती है। जो ये डिसकॉन्टिन्यूटी है हमारी, गुटेनबर्ग विजार्ड डिसकॉन्टिन्यूटी के पास आके उनकी स्पीड फिर से हम बहुत ज़्यादा मेज़र करते हैं तो यहाँ पे तो ज़्यादा होती है, लेकिन जब उसके बाद वो इस जोन में आती है यानी कि आउटर कोर में एंट्री करती है जो कि हमारा लिक्विड स्टेट में है, तो वो वेव क्या होती है, रिफ्रैक्ट हो जाती है। मतलब कि कई दिशाओं में फैल जाना, उसका अपवर्तन हो जाता है। तो ये है एक हमारी वेव्स की दो ये क्वालिटी हैं, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। और अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हम मेज़र करते हैं और जो हमारे अर्थक्वेक से ही रिलेट करता है। जैसे जो अर्थक्वेक है उसका एक सेंटर होता है, इसे हम बोलते हैं फोकस या भूकंप मूल, जहाँ से वो स्टार्ट होता है और जहाँ पे वो सबसे पहले पहुँचता है उसे हम बोलते हैं एपिसेंटर। एपिसेंटर यानी कि अधिकेंद्र, मतलब भूकंप जहाँ से उत्पन्न हुआ उसे हम बोलेंगे भूकंप मूल या फोकस, और जहाँ पे सबसे पहले पहुँचता है वो होता है हमारा एपिसेंटर। अब यहाँ से जाने के बाद जो है कि जो वेव्स हैं वो इधर उधर मूव करती हैं और जगह जगह उनका नुकसान होता है। एक और चीज़ जो नोटिस करने वाली है वो ये है कि जो हमारा फोकस होता है, एपिसेंटर हमेशा उससे 90 डिग्री के एंगल पे होता है, जो कि हमेशा से जो अब हमेशा जो मेज़रमेंट होते हैं उससे यही हमें मिलता है कि जो हमारा एपिसेंटर होता है वो हमेशा फोकस से 90 डिग्री के एंगल पे होता है। अब हम इसका मेज़र कैसे करते हैं, तो सिस्मोग्राफ या मतलब जो भूकंप है, भूकंप से रिलेटेड जितना भी हमारा जो भी स्टडी होती है उसको हम बोलते हैं सिस्मोलॉजी, और इसको हम सिस्मोग्राफिक यंत्र से ही इसका मापन करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो 3 संवेदनशील यंत्र होते हैं, एक तो रॉसी फेरल स्केल है, एक मर्केली स्केल है और एक है रिक्टर स्केल। तो जो सबसे फेमस है, मतलब जो सबसे ज़्यादा सर्वमान्य है या जिसके डेटा बिल्कुल करेक्ट होते हैं, वो है हमारा रिक्टर स्केल। तो रिक्टर स्केल को 1935 में अमेरिका के एक साइंटिस्ट थे, रिक्टर महोदय, उन्होंने ही इसका निर्माण किया। और जो रिक्टर स्केल है उस पे 1 से लेके 9 तक जो मान होते हैं जनरली, या नंबर हम कह लें, मतलब हम 1 से लेके 9 तक मानते हैं। इसमें जो हर एक दूसरा नंबर होता है, यानी कि 2, 3, 4, 5, मतलब इस तरीके से। तो जैसे कि ये 2 है वो इस 1 से 10 गुना ज़्यादा होता है। मतलब अगर कहीं पे जो है कि भूकंप आया और उसकी तीव्रता हमने देखी कि 2 है, सपोज दैट,
तो वो यानी कि इससे 10 गुना अधिक है। 3 है तो इस तरीके से ये बढ़ता जाता है। सबसे कम मतलब या कह लें विनाशकारी, सबसे कम विनाशकारी जो भूकंप होते हैं वो होते हैं 2 से 3 तीव्रता वाले, और जो सबसे विनाशकारी भूकंप होते हैं वो होते हैं 6.0। अब 6 से ज़्यादा जितना भी जाएगा वो उतना ही ज़्यादा विनाशकारी होता है, बहुत ही नुकसान पहुंचाता है। तो ये है हमारा मापने का कि किस तरीके से हम रिक्टर स्केल के द्वारा भूकंप का मापन करते हैं कहीं पे भी। और एक टॉपिक मैं आपको बता दूं कि जो हमारी अभी जैसे हमने पढ़ लिया कि मेन क्या है हमारी, किस तरह से स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर है हमारी अर्थ का, जिसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, क्रस्ट, मैंटल एंड कोर। और उसमें मैंने आपको बताया कि कहाँ कहाँ पे डिसकॉन्टीन्यूटी हैं और किस किस नाम से हैं, और किस तरह से हम वेव्स के द्वारा जो है कि हम जान पाते हैं कि कहाँ पे किस तरह की स्टेट है, कहाँ लिक्विड है, और कहाँ हमारा मैग्मा चैम्बर मिलता है। हमें ये भी पता चला कि मैग्मा चैम्बर जहाँ से हमारे जो ज्वालामुखी के टाइम जो लावा निकलते हैं वो उस मैग्मा चैम्बर से ही निकलते हैं। तो ये सारे हमने डिस्कशन किया। अब हम ये देखते हैं कि हमारी अर्थ पे जो सबसे ज़्यादा कौन कौन से मिनरल मिलते हैं। तो हमारी अर्थ पे सबसे ज़्यादा जो मिनरल है, ये देखते हैं कि हमारी अर्थ पे जो सबसे ज़्यादा मात्रा में या मतलब किस मिनरल की सबसे ज़्यादा मात्रा मिलती है, तो वो है आयरन यानी कि Fe। और इसके बाद जो दूसरे नंबर पे मिलता है मिनरल वो है ऑक्सीजन और है सिलिकॉन। मैं आपको अभी बस 3 के बारे में बता रही हूँ, इसकी अच्छी खासी लिस्ट है। तो जो हम मेन है वो देखें कि मेन कौन से 3 हैं जो मिलते हैं। तो अर्थ में सबसे ज़्यादा मिलता है आयरन, ऑक्सीजन और सिलिकॉन। और जब हम ये हमने ओवरऑल अर्थ की बात की है, लेकिन जब हम सिर्फ क्रस्ट की बात करते हैं, यानी कि जो हमारी अर्थ का जो सबसे अपर पार्ट था, क्रस्ट की बात करते हैं, तो सबसे ज़्यादा इस पे मिलता है ऑक्सीजन, उसके बाद सिलिकॉन, और 3rd नंबर पे मिलता है एल्यूमिनियम। तो ये हैं 3 मेजर एलिमेंट्स जो हम बोल लें जो हमारी अर्थ पे मिलते हैं और हमारी क्रस्ट पे मिलते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, इंटीरियर ऑफ द अर्थ। आई होप कि आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है अभी भी, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। एंड आई रिक्वेस्ट यू वंस अगेन कि प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।